सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में क्लास 10th के लिए हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपको परेशान भी करता है और बच्चे जब 9th से 10th में आते हैं तो ओम्स लॉ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में अपन लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ हमें क्या क्या बातें बताता है। आपने चीजें अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। तो ये जो हमारे ओम्स साहब थे, ओम्स लॉ क्या हमें बताने वाला है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि जो आपका ओम्स लॉ है बेटा, वो आपको ये बताने वाला है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हमें सबसे बड़ी बात ये बताएगा, सबसे पहली बात जो आपको की पॉइंट नोट करना है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, उसके बारे में हमें ओम्स लॉ बताने वाले हैं। तो ओम्स आपका सिंपल सा स्टेटमेंट था क्या, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इनके हम स्टेटमेंट की बात करते हैं जो ओम्स लॉ है आपका, जो आपको बताता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए ऐसे टॉपिक का होना बहुत जरूरी होता है। ओम्स लॉ की बात करें तो इन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the पोटेंशियल, कई कई किताबों में इस पोटेंशियल को पीडी भी लिखा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट, ठीक है, उस कंडक्टर के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इनकी भाषा में कहा जाए तो आई प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लिया, ठीक है, आई प्रोपोर्शनल टू वी। ये हमारे ओम साहब का कहना था, यही ओम साहब ने कहा था, ठीक है। और आपको पता है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो v प्रोपोर्शनल टू i। कई बच्चों के मन में प्रश्न आएगा, सर v प्रोपोर्शनल टू i क्यों लिखा, क्योंकि भैया i v पर डिपेंड कर रहा है, जाहिर सी बात है v भी i पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहां से हम अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व कर सकें। तो बेटा जिसको हम हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है इनटू आई आता है, और इसी कांस्टेंट को आगे चल के हम लोग r के रूप में लिखते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहीं से आता है आपका r, और यही r आपका क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यही सिंपल सा था आपका ओम्स लॉ। पर ओम्स लॉ यहीं पर खत्म नहीं होता, ओम्स लॉ इसके आगे भी मूव करता है, ठीक है। अब v और i आपके प्रोपोर्शनल है तो बेटा इनका जो ग्राफ बनता है वो भी कुछ सिंपल सा ग्राफ, इधर v रहता है इधर i रहता है, तो ये आपका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। तो v और i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। जो भी कंडक्टर या फिर मटेरियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये समझ जाना वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और उस कंडक्टर को, उस मटेरियल को अपन लोग बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे, ओहमिक कंडक्टर। जो इस ग्राफ को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, समझ गए। और हाँ, सेमीकंडक्टर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लास 12th में आपको आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा। चलिए अब यहां से समझो, हमने क्या कहा, v इज इक्वल टू आर आई, है ना। तो इसी में कॉन्सेप्ट आपका आता है, r क्या है, r आपका रेजिस्टेंस है, r क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉज एक ऐसा कॉज है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। एक ऐसा कॉज जो कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। किसका, कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। तो बेटा अगर R के फॉर्मूले की बात करें तो ऊपर वाले फॉर्मूले से R इज इक्वल टू V अपॉन आई बन जाएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देखने को और मिल सकता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये ओम्स लॉ से ही सारे ट्रांसफॉर्म किए गए फॉर्मूलाज हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वोल्ट की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की क्या होगी, वोल्ट हो जाएगी, वोल्टेज की वोल्ट हो जाएगी, और I की एम्पियर। तो भैया वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है, क्या लिखते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, और ये इक्विवेलेंट होती है किसके, ओम के, ठीक है। इनके नाम को थोड़ा सा सम्मान देने के लिए ये कर दिया, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम ओमेगा से करते हैं, किससे करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बच्चा। तो ये कॉन्सेप्ट था ओम्स लॉ का। अब ओम्स लॉ में कई बातें आती हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आर की डिपेंडेंसी की हम बात करें, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हम उसकी बात करते हैं। तो चार फैक्टर होते हैं, पहला है आपका लेंथ पर, और दूसरा है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और तीसरा है आपका टेम्परेचर पर, और चौथा है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इन चार फैक्टर्स पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और एक बात ध्यान रखना, इस पीछे वाले चैप्टर में, पीछे वाले टॉपिक में एक बात ध्यान रखना कि जो आर है डज नॉट, नोट वाला पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वी एंड आई। आर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता बेटा, ये बात ध्यान रखना। ये डिपेंड कहां कहां करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ पर। अगर लेंथ की हम लोग बात करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वही दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, जैसे मान लो ये आपका मार्कर है आपके सामने, ठीक है, इसको मैं बीच से कट कर दूं तो एक एरिया मिलेगी, एक थिकनेस कह लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे R आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके पास दो वैल्यूज यहाँ से मिलती हैं, पहला इक्वेशन इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो। टेम्परेचर हमने ऑलरेडी कांस्टेंट माना है तो इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, बट अगर टेम्परेचर को वेरी कराएंगे तो किसी मेटल में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और जिससे कि आपका रेजिस्टेंस प्रभावित होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कांस्टेंट मान के पढ़ा है। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कैसा है आपका, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, निकेल है, जैसा सा मटेरियल होगा उसी हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ता घटता चला जाएगा। अब यहां से ध्यान देना इन दोनों बातों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना, लिख सकते हैं। फिर से प्रोपोर्शनलिटी आया, इसको हटाएंगे तो ये जाएगा रो एल बाई ए, समझ गए। मटेरियल कि डायमेंशन पर डिपेंड करता है आर, जबकि आपका ये रो क्या है, रो पी जैसा है पर ये क्या कहलाता है, रो, एक ग्रीक लेटर, ठीक है। रो यहां पर बेटा रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर हाँ आज आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, मैंने ओम्स लॉ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ओम्स लॉ को अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझना, डेफिनेशन या इनके लॉ को कभी चेंज मत करना, याद रखना। एट कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहां से फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू आई आर, ये भी दिमाग में रखना, और यहां से R की वैल्यू V अपॉन I हो जाएगा और I की वैल्यू V अपॉन R हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला आपके दिमाग में चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम, रेजिस्टिविटी आपका आता है ये रो। इसके कॉन्सेप्ट को हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, और ध्यान रखना सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।